दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। गुरुवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया इस देश का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस बजट में भारत सरकार की एक परिकल्पना है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना है। इस परिकल्पना के तहत हर सेक्टर के लिए सबका साथ सबका विकास के मोटो के साथ केंद्र सरकार ने इस अंतरिम बजट का निर्माण किया है। हम संप्रति में इस बजट के तमाम जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने के पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दो खास मेहमानों का परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ मेरी दाईं तरफ प्रफुल्ल कुमार साहू जी हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वित्तीय मामलों के जानकार हैं। नमस्कार। उनके बगल में श्री किशोर मंत्री जी हैं। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो वित्तीय मामला है उससे जुड़े हुए चीज़ों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। बहुत सक्रियता रहती है इनकी व्यवसायियों के बीच में। इस कार्यक्रम में शुरुआत में हम एक बार बारी बारी से हम जान लेना चाहेंगे कि कल का जो ये अंतरिम बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का, इनका पहला जो है वो प्रतिक्रिया, इनकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट को लेके क्या है, किस प्रकार से बजट देखते हैं। शुरुआत जो है वो प्रफुल्ल साहू जी से करेंगे। आप प्रफुल्ल जी किस प्रकार से इस बजट को देखते हैं? ये जो इंटरिम बजट है, चूँकि इंटरिम बजट और फाइनल बजट में डिफरेंस होती है। इंटरिम बजट से फाइनल बजट के बीच के लिए जो टाइमिंग है उसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से रूपरेखा दर्शाई गई हुई है। तो ये पिछले जो बजट थी, जो पिछले साल जो बजट थी वो काफ़ी अच्छी, विजनरी और बहुत खूबसूरत बजट थी। उसी कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ये इंटरिम बजट को पेश की गई है। और इस इंटरिम बजट में जो पिछले साल की टैक्स की जो सिस्टम थी, रेट थी, वो उसको एज इट इज़ रखी गई है, उसमें कोई चेंजेज नहीं हुई है। जिससे कि एक फाइनल बजट जब आएगी तो उसमें आपको जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, ठीक है, उसमें डिटेल से सारा कार्यक्रम जो रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, उसका प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन जिस प्रकार से तमाम सेक्टर्स को इस बजट में समाहित किया गया, किशोर मंत्री जी आपकी प्रतिक्रिया? जी, ये सभी को पहले नमस्कार। और ये जो बजट आया है ये विकासशील राज्य और विकासशील देश के लिए ये बजट है। ये बजट का हम स्वागत करते हैं। बहुत संतुलित बजट है। इसमें युवाओं को, महिलाओं को और मैं कह सकता हूँ जो उनका एक वर्सन है वो कि युवा जो उन्होंने बनाया है उसमें सभी वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है। और सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा लगाओ, 300 यूनिट बिजली फ्री पाओ। इसके साथ साथ रेलवे का 3 तरह का कॉरिडोर बनाना, ये अपने आप में एक बड़ा चीज़ होगा। जब हमारा माल कह सकते हैं माइनिंग सेक्टर को जो चीज़ें ढुलाई होंगी या सीमेंट है तो ये निश्चित समय पर आगे डिलीवर होंगे और उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। हम ट्रक से भेजते हैं और जब ट्रेन से जाता है तो उसमें 40% का दाम का फ़र्क होता है। जब कंज्यूमर तक जाएगा तो वो निश्चित रूप से कम दाम भी कम होगा और डीजल की खपत कम होगी। जो हम बाहर से खरीदते हैं वो मुद्रा बाहर नहीं जाएगी और हमारा वो भारी जो है इसमें हम लोग को, हमारे उद्यमी को इसका लाभ मिलेगा। आप ही की बात
से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने युवाओं की बात की। जी। भारत जो है वो विश्व का सर्वाधिक युवा देश है। हमारा जो युवाओं का प्रतिशत है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब आप देखेंगे जब युवाओं को अधिकार संपन्न करने की बात करते हैं तो वर्ष 2014 में, आज से 10 साल पहले, अब जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमारे यहाँ जो IITs थे, 14 IIT थे हमारे देश में। इस अंतराल में ये बढ़ कर के 23 हो चुके हैं। इसी प्रकार से एम्स की जो संख्या है और यूनिवर्सिटीज़ की जो संख्या है, तो ये जो सेक्टर युवाओं को शिक्षित करने का, खास करके हायर एजुकेशन में, तो ये किस प्रकार का चेंज दिखता है जब हम देखते हैं 2047 के भारत की तरफ, जब भारत 100 साल का भारत होगा। अभी अमृत महोत्सव में हम लोग हैं, तो उस वक्त आप देखते हैं किस तरीके से कि ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, ये भारत को कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा निर्णय है सरकार का युवाओं के प्रति। मैं तो देख रहा हूँ कि स्टार्टअप को भी, उसके लिए भी सरकार चिंता कर रही थी और स्टार्टअप काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और अभी उसको भी 2025 तक हम लोग आगे कर दिए हैं, 1 साल के लिए और एक्सटेंशन दे दिए हैं। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना और युवाओं को एक रोज़गार देने के लिए MSME पर बहुत जोर दिया गया है, काफ़ी धन दिया गया है और ऑल सेक्टर में 111 करोड़ रुपया दिया गया है, जो विभिन्न सेक्टर में दिया गया है। ऐसा कभी होता नहीं है जो इस समय हुआ है। इंटरिम बजट में इतना बड़ा लोगों को जो उत्साहजनक बजट लाया गया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। प्रफुल्ल साहू जी, एक बात कही किशोर मंत्री जी ने युवाओं के संदर्भ में और स्टार्टअप को लेकर के, तो युवाओं की जब बात आती है तो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, रोजगार की बात आती है। कितना ज़्यादा रोजगार सृजन और स्टार्टअप के जरिए किस प्रकार का बदलाव जो है वो समाज में हो सकता है? चूँकि आप आर्थिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, रोज़मर्रा इंटरैक्ट करते हैं ऐसे लोगों से, कितना फ्रूटफुल हो सकता है ये सब? जैसे इस इंटरिम बजट में एक सोलराइजेशन वो फोकस एरिया है गवर्नमेंट की, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट बनाना, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एक न्यू एरिया बन गई है। जो यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, जो अपना कैरियर इसमें बनाना चाहते हैं, वो इस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इसको करने के लिए पहले स्किल करती है, स्किल इंडिया के थ्रू, और स्किल्ड होने के बाद वो मुद्रा योजना के थ्रू बैंक के वाया वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। तो युवा के पास फाइनेंस होती है, स्किल होती है, तो निश्चित तौर पे वो एम्प्लॉयमेंट खुद भी होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं और अपने साथ में 2-4 को रोज़गार में भी रखते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट होती है। पहले स्किल करो, फिर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, ट्रेनिंग दो, तो इसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और अभी यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि सबसे पहले गवर्नमेंट माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, तो उसमें लोन अगर दे रही है तो सबसे पहले वो स्किल्ड होने का सर्टिफिकेट भी लेती है, सर्टिफिकेट भी कराती है, जिससे कि उनको काम करने में, बेहतर काम करने में आसानी हो रही है। मतलब रोजगार जो है वो हुनर से पूरी तरह से जुड़ रहा है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो रोजगार नहीं हो पाएगी। पैसा अगर गवर्नमेंट चाहे कहीं से वो फंड का अरेंजमेंट कर भी लेती है, और अगर स्किल नहीं है तो फिर आने वाली समय में वेस्ट हो जाती है और बिजनेस क्लोज हो जाती है। तो एक मायने में जो है वो ये जो पूरा एक हुनरमंद जो लोगों की एक फौज जो खड़ी होगी मतलब अपने देश में, तो ये बड़ा क्रांतिकारी होगा। एक बातचीत जो है वो ये चर्चा में आई कि सोलराइजेशन की बात, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में आपका अनुभव है किशोर मंत्री जी। जब इस तरीके का परिवर्तन आएगा और जो पूरे विश्व में भी बातचीत चल रही कि भाई कार्बन रहित मतलब हम आगे बढ़ाएं, इससे ये इसका क्या है, इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जो प्रदूषण हो रहा है और ये वैश्विक स्तर पर ये चिंता का विषय है, इससे हम निपट सकते हैं। तो ये किस प्रकार से सहायक होगा अगर हमारा मेजर सेक्टर वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, हम सोलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे, हम जो ट्रेडिशनल तरीके से जो
ताप विद्युत का इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रक्रिया रुक जाएगी। तो ये जो पूरा होगा, ये कितना बड़ा चेंज आएगा प्रदूषण रोकने के स्तर पर भी, और ये बिजनेस सेक्टर में इसको लेकर के जो नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी होगी वो कितना डेवलप्ड होगा। आप देखेंगे कि अभी जमशेदपुर में हाइड्रोजन आधारित जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण जो है वो आरंभ होने वाला है, उसके लिए गवर्नमेंट ने MOU किया है। तो ये जो पूरा ये सेक्टर जो है, इसमें जो ड्रास्टिक एक चेंज आ रहा है वो किस तरीके से फलदायी होगा देश के लिए? देखिए, जो 2047 का टारगेट रखा गया है ये बहुत सोच समझ के रखा गया है। 2040 तक सारे खदान बंद हो जाएंगे जो कोयला के हैं या जो इस तरह के माइंस हैं जिससे पॉल्यूशन होता है, जिससे पर्यावरण को दिक्कत होती है। और उसी को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे और सौर ऊर्जा पर प्रयास किया गया है कि इसका स्टार्ट करने का एक तरीका निकाला गया है जिससे कि पॉल्यूशन हम लोगों का कंट्रोल हो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने से निश्चित रूप से आने वाला समय उसी का है। जितना कि डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आप देख रहे होंगे कि अभी कार आ गई है या स्कूटी आ गई है, लोगों का उस पर रुझान आ रहा है। तो उसी तरह एक कॉमर्शियल व्हीकल होंगे तो ये निश्चित रूप से 101% सक्सेस करेंगे। और जो अभी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, जो हमारे 4 लेन 6 लेन 8 लेन की जो सड़कें बन रही है उसमें चार्जिंग स्टेशन का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये सोच यह दिखाती है कि आने वाले समय में हम लोग पॉल्यूशन से लड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने से उसका लाभ हर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि PM मुद्रा योजना में 43 करोड़ का मुद्रा योजना लोन दिया गया है। देश में 3000 नए ITI बनाए गए हैं, 7 IIT, 16 IIT, 7 IIM, 15 AIIMs का निर्माण। किसान निधि में 3 करोड़ महिला किसानों के खाते में 54,000 करोड़ डाले गए हैं। ये सब जो चीज़ हुई है और ये 3 महीना का जो बजट आया है ये अपने आप में दिखाता है कि आने वाला समय और दूरदर्शिता के साथ में और बेहतर होगा। इससे हमारे व्यापारी उद्यमी उत्साहित हैं। इस बजट को लेकर के लोगों के मन में एक उत्साह आया है और हम 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे लोगों में कभी बजट के लिए एक निराशा होती थी, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये माहौल ऐसा बना है कि लग रहा है कि ये मेरे घर का बजट हो गया है और हमको इसमें आगे बढ़कर काम करना है। ये हमारे व्यवसाय जगत में इस तरह की खुशी की लहर है और हम लोग मोदी जी के इस विजन के साथ में हम लोग खड़े हैं। और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सोच समझकर यह बजट को बनाया है। हर सेक्टर को छुआ है, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है कि इसमें कोई छूट गए हों। और मैं तो देख रहा था बहुत सारा चीज़ कि नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात, तो एक बड़ा सेक्टर जो है, तो इन सब चीज़ों की जब चर्चा करेंगे तो एक बड़ा सेक्टर जो है वो हमारे अन्नदाताओं का है, किसानों का है। जिस प्रकार से व्हीट क्रॉप और ये जो और राइस, इन दोनों में जो इसके उत्पादन में जो उछाल आया है, जिस प्रकार से किसानों को लाभ मिल रहा है, PM किसान का लाभ मिल रहा है, फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, और जब उत्पादकता बढ़ रही है तो ये इकोनॉमी में कितना सहायक होगा। किसानों का जो ये इन्वॉल्वमेंट है पूरी इकोनॉमी में, भारत तो किसानों पर ही किसान जो है वो फसलों पर ही निर्भर रहते हैं, और इसको जो सरकार का जो सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, ये कितना बूम करेगा इकोनॉमी को। देखिए, किसान लोग के लिए तो इतना अच्छा स्वर्णिम अवसर आया है कि आप गोबर भी बेच सकते हैं। आप खेती बाड़ी में जहाँ भी इंटरेस्ट जिस तरह का भी लेते हो, मैं इसमें देख रहा था कि किसान निधि 3 करोड़ महिला किसानों के खाते में 54,000 करोड़ रुपया भेजे हुए हैं, डाले जाएंगे। लिंग अनुपात को बेहतर करने के लिए बहुत बड़ी राशि दी गई है। गोवर्धन योजना में 500 नए बायोगैस प्लांट के लिए
10,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। जैविक खेती के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का ऐलान किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब किसानों के बीच में जाने वाली हैं और इससे फसल के अलावे अभी ये भी देख रहा हूँ तिलहन में बहुत जोर दिया गया है कि मकई का है या सरसों का है, ये सूरजमुखी है। और एक जो नया जो जोर है वो श्री अन्न को लेकर के, जो हमारे मोटे अनाज हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल अनाज हैं इस देश के, और इसको लेकर के बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और विश्व के दूसरे देश भी जो हैं वो मांग रहे हैं हमसे, हमारा जो है वो बीज मांग रहे हैं हमारे श्री अन्न का। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न को लेकर के भी लोगों को सचेत किया है कि ये इकोनॉमी के भी लिहाज से और सेहत के लिहाज से भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये किसानों की जो एक प्रवृत्ति है कि वो नए तरीके से जो ट्रेडिशनली जो धान और गेहूं पे थे, तो अब वो इस प्रकार के मोटे अनाज की खेती, श्री अन्न की भी खेती कर सकते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है, उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, उसके लिए फंडिंग उनको उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल, इसमें और एक चीज़ जोड़ा गया है, 4 करोड़ किसानों की फसल का बीमा कराया जाएगा। ई नाम योजना के तहत 1361 मंडियों को एकीकरण किया जाएगा। ये सब सारा चीज़ किसान के सुविधा के लिए और उनके उन्नति के लिए ही सब जोड़ा गया है। आप खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फलाफल, जो आपका मूल्य वर्धित आपके यहाँ और आपके ट्रेडिंग में ई ट्रेडिंग में आपको मिलेगा। ये ऐसा है कि जिससे बीच में बिचौलिया सीधे हट जाएंगे और किसानों को डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना में इस बार लाया गया है। मनरेगा में हम देख रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है। तो ये सब 3 महीना हम उस सेक्टर की तरफ आएंगे। देखिए, युवाओं की बात हमने कर ली, किसानों की बात हमने कर ली, महिलाओं का एक नारी सशक्तिकरण का एक जो है वो विषय भी आता है। और जिस प्रकार से पूरे देश में जो है वो 83 लाख जो है वो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, लखपति दीदी बनाई गई हैं, महिला समूहों को एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा जा रहा है। आपके यहाँ भी प्रयोग होते हैं, आपके साथ भी कई महिला समूह जो हैं वो ऐसे जुड़े हुए हैं, कई महिला उद्यमी हैं अपने राज्य में, देश में महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। कितना ज़्यादा उत्साह आप देखते हैं? क्या ये पूरा पारंपरिक सोच में बदलाव आया है और लोग जो है वो अब आगे आ रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं? नहीं, मैंने जो अभी महसूस किया है कि हमारे चैम्बर में हम लोगों ने ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर एक समिति बनाई है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर समिति बनाई है और काफ़ी महिलाएं लोग उसमें बढ़कर चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही हैं। और कल जब वो एक और ऐलान हुआ कि 1 लाख महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। उसके अलावे लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। जो 2 करोड़ थे उसको 3 करोड़ किया गया। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए उत्साहवर्धक बात है। और जो महिलाएं कुटीर उद्योग करती हैं, गृह उद्योग करती हैं और जो इस लाइन में सोचती हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। तो मैं ये मानता हूँ। प्रफुल्ल जी, जो निवेश की प्रक्रिया को जो बढ़ावा देने की बातचीत की गई है जी, तो आपको क्या लगता है कि ये किस प्रकार से इकोनॉमी को डेवलप करने में सहायक हो सकता है? क्योंकि आप इन चीज़ों से लगातार जो है वो आप इन्वॉल्व रहते हैं, देखते हैं आप इन चीज़ों को। तो जो निवेश की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और अलग अलग क्षेत्र में जो संसाधनों को जो बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात जैसे बातचीत हुई, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बढ़ाया जा रहा है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो उससे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों को? कल थोड़ा सरप्राइजिंग हुआ, मैडम जो स्पीच कर रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वो बोली FDI, तो हम लोग समझते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कल वो डिफिनेशन को थोड़ा ट्वीट की और फर्स्ट डेवलप इंडिया, ये बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगा। ठीक है, और उन्होंने ये बतलाया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले 10 साल पहले जो आती थी, उससे दुगना तिगना अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, फॉरेन की बॉडीज़ होती हैं, वो इंडिया में
इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि इंडिया में जो आप देख रहे होंगे, आप जिस सड़क जा रहे हैं या फिर पोर्ट, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट ज़ोरों शोर से हो रही है, जिससे कि जो फॉरेन की कंट्री की बॉडीज़ हैं उनका फेथ इंडिया में दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और ये एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फाउंडेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग का फर्स्ट डेवलप इंडिया जो चेंज की वर्ड, वो बहुत अच्छी लगी। और इन्वेस्टमेंट तो जो पिछले 10 साल से उससे दुगना तिगना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। और यहाँ की जो कलेक्शन है गवर्नमेंट की जीएसटी में, इनकम टैक्स में, वो टैक्स रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और गवर्नमेंट अपने फंड से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डेवलप कर रही है। लेकिन देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बातचीत करेंगे तो टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट, उसकी भी बातचीत जो है वो की गई है। तो हाउसिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, उसके भी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इसमें किस प्रकार से बूम आ रहा है, इसमें किस प्रकार से तेज़ी आ रहा है? आज से अगर आप 10 साल पहले देखें तो मतलब एक मंदी के दौर का बार बार सामना करना पड़ता था। तो अभी जब इन सेक्टर्स में आ रहे हैं तो इससे डेवलपमेंट पे कितना ओवरऑल असर पड़ता है? टूरिज़्म की बात हो रही है। टूरिज़्म जैसे आपका अगर इनकम बढ़ती है तो बाहर घूमना पसंद करते हैं लोग, टूर करना पसंद करते हैं, नए नए जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, बट वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण फ़ॉरेन की ओर ट्रिप करते हैं। अभी यहाँ पर लक्षद्वीप एक आइलैंड है, उसमें मोदी जी विज़िट किए और वो इतना खूबसूरत है जो कि हम लोग को मालूम नहीं थी, कॉमन पर्सन को। हम लोग फ़ॉरेन की ओर जाते थे। तो और इसमें इस बजट में भी मैडम कहीं है कि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग डेवलप करेंगे और टूरिज्म को फोकस एरिया रहेगी इस पर। हाँ, देखिए प्रफुल्ल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, लक्षद्वीप की चर्चा की। अमूमन जो है वो मतलब ये भी एक सामान्य सी एक लोगों के दिमाग में आता है कि उनको अगर घूमना है और बड़े स्तर पे घूमना है तो भारत के बाहर जाकर के, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप को जिस प्रकार से एक्सप्लोर किया है और वो एक प्रतिक्रिया थी, एक भारत के खिलाफ जो बातें कही गई, तो इन्होंने लक्षद्वीप को एक्सप्लोर किया। अब बड़े आश्चर्यजनक तरीके से कई जगहों से जो है वो आग्रह आ रहा है प्रधानमंत्री जी के पास में। अभी मैं देख रहा था कि गंगा सागर से आग्रह किया था लोगों ने, बंगाल के लोगों ने अपने समीप में है कि आप गंगा सागर आइए और उसकी महत्ता के बारे में बताते हुए कि आप यहाँ रह करके और इसको भी एक्सप्लोर करिए। तो ऐसे कई अनटच्ड जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इनको आगे ले करके जाने की ज़रूरत है। किशोर मंत्री जी, जो इसमें क्या सहयोग हो सकता है, जो संगठन है आप लोग चलाते हो, तो मतलब किस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने देश में घूमें? और ये डोमेस्टिक टूरिज्म जो है, देसी पर्यटन है और ये बहुत बड़ा केंद्र है। आप अगर हम झारखंड में हैं, झारखंड की ही चर्चा करेंगे तो ऐसे कई सारे जगह हैं जो है वो लोगों के सामने लाए जा सकते हैं। अपने देश में ऐसे कई सारे मनोरम जगह हैं, धार्मिक स्थल हैं, कई प्रकार के, इतना वैरायटी जो है वो टूरिज़्म का बहुत कम देशों में देखने को मिलता है कि जहाँ समुद्र भी है, जहाँ बर्फ़ भी है, जहाँ हम स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी करते हैं। आप मेडिकल टूरिज़्म की बात हो रही है, टूरिज़्म के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो ये जो प्रयास है प्रधानमंत्री जी के स्तर से हुआ, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ा करके इकोनॉमी को, अर्थतंत्र को कितना मजबूत किया जा सकता है? देखिए, अभी भी पीछे माननीय मोदी जी ने कहा कि आप बाहर जाके शादी मत कीजिए। जो हम लोग के यहाँ एक शादी करने का जो होता है डेस्टिनेशन मैरिज, दूसरे देश में मत जाइए, आपके ही देश में काफ़ी जगह है जहाँ आप कर सकते हैं। और ये 50,000 शादियाँ हमारी बाहर में होती हैं। अगर वो हमारा पैसा बच जाए तो एक बड़ा उपलब्धि होगा। और वो अब देश उस तरफ जा रहा है कि हमारा टूरिज़्म हमारे ही देश में हो, इसके लिए जगह सब विकसित किए जा रहे हैं। आपने गंगा सागर का नाम लिया, आप अभी अयोध्या का देखिए। आज
इतने लोग जा रहे हैं, इतना लंबी लाइन लगी हुई है, ट्रेन में जगह नहीं है, फ्लाइट में जगह नहीं है, तो ये तो खुद अपने आप में बता रहा है। बनारस को आपने जैसे विकसित किया, वहाँ लाइन लगा हुआ है, 10 गुना लोग टूरिस्ट लोग हो गए वहाँ पर जाने वाले। अब जो वहाँ जाते हैं तो छोटे मोटे स्थान में भी जाते हैं, बगल में विंध्याचल है वहाँ भी चलते हैं, अयोध्या गए तो चलो भाई मथुरा भी चलते हैं। तो ये सारा जो रिलीजन का जो एक समूह को आपने बहुत बड़े तरीके से उनको एक अवसर दिया है। आज झारखंड की बात करें तो हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। देवघर में बाबा बैजनाथ बैठे हुए हैं, उसके बगल में पारसनाथ जो जगह है मधुबन, जो हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सारे विश्व के लोग आते हैं वहाँ पे। अगर थोड़ा और बगल में जाएं तो हमारे बगल में ही एकदम सटा हुआ गया है, बोध गया है। हम बिहार है बोल के नहीं बोलते, हम कहते हैं हमसे बगल में है, हमारा वो एक सर्किट में है, वैसा स्थान है। और हमारे झारखंड में भी कई ऐसे स्थान हैं जिसको आप मतलब भुलाया नहीं जा सकता है, इसमें छोड़ा नहीं जा सकता है। और टूरिज्म के तो भगवान का पूरा दया है झारखंड में कि आप किसी तरफ भी निकल जाइए, झरना, पहाड़, जंगल, मनोरम जो वातावरण है यहाँ बना हुआ है। हम एक ऐड करना चाहते हैं, अभी जो भी व्यूअर देख रहे हैं, रामगढ़ में एक कुज्जू जगह है। हाँ जी। और वहाँ पर चैतन्य चरण पहाड़ी है। वो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जब झारखंड से उड़ीसा की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर उनका चरण चिन्ह, वहाँ पर जो यहाँ के झारखंड के जो जानवर हैं वो लोग भी उनका कीर्तन के साथ में डांस किए हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जो कि सभी कोई नहीं जानते, और जैसे जैसे उसको डेवलप करेंगे तो लोग वहाँ पर जाना शुरू करेंगे। और ये ऐसा जगह है कि पूरे दुनिया के लोग आएंगे, पूरे दुनिया के लोग आएंगे। हम तो बता ही रहे कि झारखंड में ऐसे ऐसे जगह हैं। गुमला के पास में अंजन ग्राम है, माता अंजनी का मूर्ति है, बजरंगबली का जन्म स्थली है। उसके आगे जाइएगा तो पंपापुर गांव है जिसको लोग बोलते हैं कि राजा सुग्रीव का। रोकूंगा मैं आपको, समय की कमी है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर से प्रयास किया। इन्होंने जो है वो निचले स्तर तक भी लोगों को कहा है, लोगों से आह्वान किया है, देश के लोगों से आह्वान किया। और आप लोग जो है वो बड़ी कड़ी हो सकते हैं इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। बस समय चूंकि काफ़ी कम है, एक आप किस प्रकार से जो है ना, किस प्रकार से ये जो पूरा जो अभी एक सकारात्मक वातावरण कहेंगे कि ये भारत का एक उठ खड़ा हुआ है और विकसित भारत की जो एक परिकल्पना है, जाते जाते मतलब आप प्रफुल्ल जी, पहले इनसे विनती है कि बस बहुत छोटे बहुत कम शब्द में आप जो है वो इस बजट को अगर आप देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप इस बजट को? मैं एक लाइन में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो टैक्स रेट है उसमें कोई चेंजेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको टाइम के साथ में कंप्लाइंस करनी है। अभी जो पिछले साल की जो न्यू टैक्स रिजीम थी वो डिफ़ॉल्ट रिजीम हो गई है, और ओल्ड सिस्टम थी वो आपको सेलेक्टिव हो गई है। तो आप अगर ड्यू डेट से पहले की जो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट है, अगर आप पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, बट टाइम से पहले आप कंप्लाइंस करेंगे तो आपका जो टैक्सेस है, इंटरेस्ट है वो बच जाएगी। किशोर जी, देखिए हम तो एक ही बात कहेंगे कि ये बजट बहुत अच्छा है, बहुत संतुलित बजट है, विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। और इसमें हर तरह का बात रखा हुआ है। 1000 फ्लाइट खरीदा जाएगा, या मैं देखता हूँ कि बहुत सारे चीज़ें जो 40,000 सामान्य बोगी को वंदे मातरम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के इस चर्चा चूँकि काफ़ी लंबी चल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के चर्चा का लब्बुलुआब यही है कि ये भारत को विकसित भारत की जो परिकल्पना है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उसकी ओर अग्रसर करने वाला जो ये अंतरिम बजट है। हम फिर किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद जी, नमस्कार।